हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस चैनल एंड आई एम हेमंत। और आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि वर्गीकरण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। आखिर वर्गीकरण की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है किसी भी जीव की स्टडी करने के लिए। साइंटिफिक तौर पर, अगर वैज्ञानिक तौर पर किसी जीव की स्टडी करनी होती है तो एक वर्गीकरण ही हमें क्यों उसका करना पड़ता है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, ये सब बोला जाता है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी एक प्राचीन शब्द होता है, प्राचीन ग्रीक शब्द है। टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस प्लस नोमिया। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्थीकरण, और नोमिया का मतलब होता है मेथड यानी कि नियम। ठीक है, यानी कि किसी भी जीव के बारे में एक साइंटिफिक तौर पर जब हम स्टडी करते हैं तो उससे जितना भी डाटा हमें कलेक्ट होता है, इकट्ठा हो गया, उससे जितनी भी जानकारी हमें मिलती है किसी जीव से, तो उसकी जो सारी जानकारी है हम एक वर्गीकरण कर लेते हैं। यानी कि उसके से प्राप्त जो जानकारी है उसको छोटे छोटे वर्गों में बांट लेते हैं। तो किसी भी जीव से प्राप्त जो जानकारी है उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखना और उसको प्रदर्शित करना वैज्ञानिक तौर पर ही डेट इज कॉल्ड कहलाता है वर्गीकरण। ओके गाइस, क्योंकि हम देख सकते हैं जो टैक्सोनॉमी शब्द है, अगर इसका हम एक वचन देखते हैं सिंगुलर, तो उसको हम टैक्सोन यानी कि वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकरण का एक वचन होता है वर्गीकी। ओके, जिसका मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट स्पेसिफिक लेवल इन दिस सिस्टम, यानी कि जीवों का जो एक खास तल पर या लेवल पर जो समूह होता है वो इस प्रणाली में क्या कहलाता है, टैक्सोन या वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, जो इसका प्लूरल यानी कि बहुवचन शब्द होता है वो टैक्सो होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ए स्वीडिश नेचुरलिस्ट फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस इन 1700s डेवलप्ड ए वे टू नेम एंड ऑर्गेनाइज्ड स्पीसीज दैट वी स्टिल यूज टुडे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वर्गीकरण के जो फादर हैं यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी वो कौन है, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने 1700 ईस्वी में एक प्रणाली विकसित की, एक सिस्टम बताया इन्होंने, जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रजाति का यानी कि कोई भी जीव हो, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनकी किसी भी प्रजाति के बारे में हम उनको कैसे, उनके बारे में जो डाटा है, जो जानकारी है, उसको कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनका नाम रख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव का नामकरण कर सकते हैं और उसके बारे में हम कैसे डाटा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने बताया कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, तो जिसको आज हम यूज़ भी करते हैं, उस नियम को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि टैक्सोनॉमी का मतलब ही ये होता है कि व्यवस्थीकरण करने का नियम, यानी कि किसी भी जीव से जो भी जानकारी प्राप्त हुई है तो उससे प्राप्त जो डाटा या जानकारी है उसको हम कैसे क्रमबद्ध एक क्रम से रखें या व्यवस्थित करें, ताकि उसकी स्टडी हम बाद में भी आगे भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम टैक्सोनॉमी, इसी वजह से हम किसी भी जीव की अगर साइंटिफिक तौर पे स्टडी करना चाहते हैं तो हमें उसका क्लासिफिकेशन यानी कि टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण के सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक, तो पहला जो सिद्धांत है टैक्सोनॉमी का वो है टैक्सोनॉमी, यानी कि किसी भी जीव की स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें उसका वर्गीकरण करना होगा। दूसरा सिद्धांत है सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक का मतलब हो गया एक सही क्रमबद्ध में रखना है हमें, यानी कि जीव की हर एक डिटेल के हर एक पॉइंट को हमें एकदम फिक्स एक एक क्रम बाय क्रम रखते हैं ताकि हम उसकी स्टडी अच्छे से कर सकें। तो इसलिए दूसरा इसका सिद्धांत होता है सिस्टेमेटिक, यानी कि सही क्रमबद्ध पोजीशन स्थिति होना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसका मतलब होता है किसी भी जीव का नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड होना वो ज़रूरी है। यानी कि किसी भी जीव का एक ऐसा साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम होना वो ज़रूरी है जो कि पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में माना जाएगा या बोला जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी जीव का एक वैज्ञानिक नाम रखा जाता है ताकि पूरे यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड में, संसार में वो नाम चले। जबकि कई बार एक ही जीव के जो नाम होते हैं वो जहाँ के जीव पाया जाता है तो उसका अलग अलग लोकेशन पर उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर एक ही नाम उसका सारे संसार में बोला जाता है। सो गाइस, तो अब हम आगे देखते हैं कि अगर हमें किसी जीव का वर्गीकरण करना है या उसको वर्गों में डिवाइड करें तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसका एक क्रम होता है, जैसे कि लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का जो क्रम होता है। सबसे पहले क्या आता है, किंगडम, यानी कि जिसको हम हिंदी में जगत बोलते हैं। जगत के बाद आता है संघ,
संघ को फाइलम कहते हैं। संघ के बाद वर्ग यानी कि क्लास, फिर गण ऑर्डर, और फिर कुल, कुल को हम फैमिली बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद वंश यानी कि जीनस, और फिर जाति यानी कि स्पीसीज़। एक जीव को हमें देखना होता है कि वो कौन से जगत का है, मतलब कि वो कौन सा जीव है, एनिमल है या प्लांट्स है, ठीक है। अगर एक जीव लेते हैं, यानी कि हमने एक ह्यूमन लिया, इंसान, उसका वर्गीकरण करते हैं साइंटिफिक तौर पर, तो हम किस तरीके से उसके क्रम को रखेंगे। सबसे पहले हम किंगडम में, जगत में क्या रखते हैं, एनिमेलिया लेते हैं। किंगडम क्या होगा, मानव का, एनिमेलिया, क्योंकि मानव जो है एनिमल कैटेगरी में आता है, क्योंकि एनिमल्स वह होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं, प्लांट्स नहीं कर सकते, इसलिए ह्यूमन को एनिमेलिया किंगडम में रखा जाएगा, यानी कि जंतु जगत में आएगा ह्यूमन। फिर ह्यूमन का जो संघ होएगा, फाइलम होगा कशेरुकी की हम बोलते हैं कोर्डेटा। कोर्डेटा में वो जीव होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, यानी कि मेरुरज्जु। तो जिन जीवों के अंदर मेरुरज्जु पाई जाती है, वो सारे जीव किस में आते हैं, कशेरुकी यानी कि कोर्डेटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन का जो क्लास होगी, वर्ग होएगा ममेलिया को हम हिंदी में स्तनधारी कहते हैं, क्योंकि ऐसे जीव जिनके शरीर पर फर यानी कि बाल होते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो जीव स्तनधारी कहलाते हैं। इसी वजह से ह्यूमन, मानव भी एक स्तनधारी है। इसका जो क्लास होएगा, वर्ग, वो ममेलिया होएगा, ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्डर यानी कि गण। जो ह्यूमन, मानव का जो गण होता है वो क्या होता है, प्राइमेट वो जीव होते हैं जो आप देख सकते हैं कि जो लो कैटेगरी के जो जीव होते हैं वो किसी भी चीज़ को आराम से पकड़ नहीं सकते। 4 हाथ पैरों से वो खाली दौड़ना चल सकते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ को उनकी पकड़ जो होती है अच्छी नहीं होती, किसी चीज़ को उठा नहीं सकते, ठीक से नहीं पकड़ सकते हैं कुछ, ठीक है, तो हैंडल नहीं कर सकते। जबकि जो मंकी जो होता है वो ह्यूमन फैमिली में ही आता है, जितने भी गोरिल्ला, चिंपैंजी, तो ये इनकी ग्रास पकड़ अच्छी होती है, इसलिए ये सब एक ही परिवार के माने जाते हैं। और मानव भी किसी भी चीज़ को अच्छे से पकड़ सकता है, उठा सकता है, कोई भी सामान वगैरह, तो इसलिए उसको प्राइमेट कैटेगरी में तो प्राइमेट कैटेगरी में वही जीव आते हैं जिनकी पकड़ अच्छी होती है, या मंकी वगैरह या मानव। इसलिए जो मानव का जो क्लासिफिकेशन में जो ऑर्डर होता है, गण, उसमें क्या किया लिया था, प्राइमेट, यानी कि मानव का जो गण होता है, ऑर्डर, वो प्राइमेट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मानव की जो ह्यूमन की फैमिली होती है, यानी कि कुल, वो क्या होती है, होमिनिडी का मतलब होता है, होमिनिडी वो जीव होते हैं जिनका जो फेस होता है वो फ्लैट होता है, यानी कि चेहरा, जिन जीवों का चेहरा चपटा हो और उनके जो देखने का जो विज़न होता है, जो आँखों की जो रोशनी होती है वो 3 डायमेंशनल हो, यानी कि 3D, ठीक। तो उन जीवों को हम होमिनिडी में रखते हैं। इसलिए मानव का भी जो फैमिली होती है कुल, वो होमिनिडी होती है, क्योंकि मानव का जो फेस होता है वो चपटा होता है और मंकी का भी फेस चपटा होता है, तो ये सब एक ही परिवार में इसी वजह से हैं, यानी कि होमिनिडी इन सब का क्या होगा, फैमिली होगा, मंकी का भी और मानव का भी, ठीक है। उसके बाद है जीनस यानी कि वंश क्या है ह्यूमन का, होमो क्यों है, क्योंकि होमो में जो जीव सीधे होके खड़े होके आराम से चल सकते हैं, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो सीधे अपने 2 पैरों पे सीधे खड़े होकर तो चल नहीं सकते, लेकिन ह्यूमन एक जंतु जगत का प्राणी होते हुए भी ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है जो जंतु जगत में होने के बाद भी अपने 2 पैरों पर सीधा चल सकता है। इसी वजह से ऐसे जीव जो 2 पैरों पर खड़े होकर चल सकते हैं और जिनका ब्रेन, यानी कि और जीवों की तुलना में उनका ब्रेन साइज़ बड़ा हो या उनकी बुद्धि ब्रेन की ज़्यादा हो, तो वो सारे जीव होमो में आते हैं। जैसे कि चिंपैंजी की बुद्धि और जानवरों की कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत चीज़ों को थोड़ा जल्दी समझ लेता है, और ह्यूमन की सबसे ज़्यादा बुद्धि आंकी गई है वैज्ञानिक तौर पर। इस धरती के सभी जीवों में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है वो ह्यूमन यानी कि मानव ही माना जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसे जीव जिनका ब्रेन साइज में बड़ा होता है, मस्तिष्क, और जिनके जो 2 पैरों पर अपने खड़े होकर चल सकते हैं जीव, वो सब होमो में आते हैं, ठीक है। तो ये मंकी परिवार भी सब होमो में ही होते हैं। उसके बाद आता है जाति को हम इंग्लिश में स्पीसीज़ कहते हैं। इस जाति जो होती है वो वर्गीकरण, जो हमने यहाँ मानव का जो वर्गीकरण किया, जिस किसी भी जीव का जो वर्गीकरण करते हैं तो उसमें जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वो जाति मानी जाती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। और ह्यूमन की जो जाति होती है वो सैपियंस होती है। सैपियंस जो एक ही परिवार के होते हैं, और इस सैपियंस वो जीव होते हैं जिनके जो माथा होता है, फोरहेड, वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है बाहर की ओर,
और जो स्कल यानी कि खोपड़ी की जो हड्डियाँ होती हैं वो पतली होती हैं। ऐसे जीव जिनके खोपड़ी की हड्डी पतली यानी कि थिन होती हैं और उनका जो माथा होता है फोरहेड वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है बाहर की ओर को, वो जीव सैपियंस यानी कि जाति में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मानव का जो जगत है वो एनिमेलिया है, जंतु जगत, संघ, कॉर्डेटा, कशेरुकी है। वर्ग क्या है उसका, क्लास ममेलिया यानी कि स्तनधारी। ऑर्डर जो है गण वो प्राइमेट से यानी कि प्राइमेट, और फैमिली इसकी जो कुल है वो होमिनिडी है। वंश होमो यानी कि होमो, और इस जाति यानी कि स्पीसीज की हो गई इसकी सैपियंस, यानी कि इसका नाम क्या होगा मानव का, होमो सैपियंस। इस तरीके से हमने क्या देखा कि एक जीव की स्पेसिफिक खास स्टडी करने के लिए हमने उससे जितना भी डाटा कलेक्ट था हमारा मानव से कि वो कौन से परिवार का है, उसकी जाति क्या है और उसका वंश क्या है, ये सब जाते सारे जितनी भी हमें उससे संबंधित जो जानकारी मिली उसको हमने एक क्रमबद्ध रखा, यानी कि एक सिस्टमेटिक पोजीशन में। इस तरीके से किसी भी जीव का सिस्टमेटिक पोजीशन में उससे जो समस्त जानकारी मिली है उस सभी जानकारी को हमें क्रमबद्ध रखना ही क्या कहलाता है, उस जीव का वर्गीकरण कहलाता है। डेट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिक रैंक। अब आगे हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण की महत्वपूर्णताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है किसी भी जीव का टैक्सा बोले तो टैक्सा वर्गीकरण का कौन सा वर्ड, सिंगुलर वर्ड क्या था, टैक्सोन यानी कि वर्ग की, और जो उसका प्लूरल यानी कि जो बहुवचन होता है वो टैक्सा कहलाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी का जो प्लूरल यानी कि वर्गीकरण की जो बहुवचन इकाई होती है वो क्या कहलाती है, टैक्सा। टैक्सा के एग्जाम्पल है कि किसी भी जीव का वंश क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका कुल क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका परिवार यानी कि फैमिली क्या है, जिसको हम कुल भी बोलते हैं, ये सब उसके क्या है। ठीक है, तो किसी भी जीव का टैक्सा एक व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए जिससे कि आसानी से वर्गीकरण को समझा जा सके। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी जीव का जब हम वर्गीकरण करते हैं, टैक्सोनॉमी उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सारी चीज़ें एक क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, और जिसका जो क्रम है वो उसी क्रम में होना चाहिए। किसी को ये नहीं कि फैमिली से पहले अगर वो आना है कि क्लास आनी है तो क्लास को बाद में रख रहे हैं, फैमिली को पहले रख रहे हैं, ऐसा नहीं करते। ठीक है, क्रम से रखते हैं ताकि हमें उसको आसानी से समझा सके क्लासिफिकेशन किसी भी जीव का। ठीक है, सेकंड पॉइंट कि वर्गीकरण की जो महत्वपूर्णता दूसरी उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि जीव से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित करना। किसी भी जीव से जो जितना भी डाटा कलेक्ट होता है तो हम उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उससे संबंधित जानकारी जब हम एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो हमें भी आसानी से आगे चल के कभी भी जब भी हम उसकी से समझ जानकारी फिर से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें आसानी से जल्दी समझ में आ जाती है और समय भी फिर कम लगता है। ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिल जाती है एक जीव के लिए। तीसरा पॉइंट है जीवों की उत्पत्ति और उनके वंशगत तौर पर पूर्वज की जानकारी प्राप्त होना। यानी कि क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो वो इस तरीके का करते हैं, इस क्रम में करते हैं कि हमें किसी भी जीव का ये भी पता चल जाता है कि इसका जो इस संसार में, इस धरती पर इसका जो ओरिजिन हुआ था वो कहाँ हुआ था, उसका जो नेटिव प्लेस है, जो उसकी जन्मभूमि थी, सबसे पहले वो धरती पर कहाँ ग्रो किया था, किसी प्लांट्स की उत्पत्ति पौधा कोई सबसे पहले कहाँ हुआ था, उसके बाद पूरे देश में फैल गया, खेती हुई इसकी, उसका बीज सब में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन सबसे पहले धरती पर वो कहाँ सबसे पहले उगा था, ग्रो किया गया था। ठीक है, तो यह किसी जानवर की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई। ठीक, तो इस तरीके से हमें उसके उत्पत्ति का पता चलता है। क्या कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति का भी पता चल जाता है। ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। और दूसरी बात, वंशगत तौर पर पूर्वज की जानकारी प्राप्त होना, यानी कि किसी जीव के पूर्वज की उसके एंसेस्टर्स कौन थे। ठीक, तो उनका भी पता चलता है कि ये अगर जितने जैसे कि बिल्ली देखें तो कुछ बिल्लियाँ बड़ी होती हैं, जो बड़ी बिल्ली होती हैं उनको हम शेर बोल देते हैं। ठीक है, जो छोटी बिल्ली होती हैं वो डोमेस्टिक घरों में घूमती हैं। ठीक, तो ये सब हैं एक ही फैमिली के, एक ही परिवार के जीव हैं, लेकिन इनका भी एक पूर्वज रहा होगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड उनका डीएनए मैच होता होगा, डीएनए मैच हुआ है, वैज्ञानिक तौर पर देखा भी गया है कि डीएनए मैच करता है, तभी माना गया कि ये उनके पूर्वज थे और ये उनकी संतति हैं। ठीक है, तो इसलिए वंशगत यानी कि डीएनए के तौर पर देखा जाता है रिसर्च शोध करके कि पूर्वज भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक, क्लासिफिकेशन करने से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन से जीव का पूर्वज कौन था। ठीक, उसके बाद है चौथा पॉइंट कि धरती पर जीवों के आवास और भूगोलीय वितरण का भी पता लगता है। यानी कि वर्गीकरण की मदद से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन से जीव का आवास कहाँ है, और जब भूगोलीय तौर पर अगर किसी आपदा के कारण कोई जीव या
अपने आवास की कमी होने के कारण या वातावरण खराब प्रदूषित होने के कारण या उसको भोजन ना मिलने के कारण कुछ जीव क्या करते हैं, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उस स्थान को छोड़ के, और वो ऐसी जगह जाते हैं कि जहाँ उन्हें फूड भी मिले और रहने के लिए आवास भी मिले। तो इस वजह से क्या होता है, भौगोलिक तौर पर क्या हो जाता है, उनका वितरण हो जाता है, यानी कि विभाजन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें ये भी पता लग जाता है कि उसके पूर्वज कहाँ उत्पत्ति हुई थी और वो जो जीव है आज किस समय में वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो बनावट है उसमें थोड़ा सा शेप में चेंज आ जाता है, क्योंकि हर जीव अलग अलग वातावरण में रहने, एक ही प्रजाति के जीव जब अलग अलग कंट्री में रहते हैं या अलग अलग वातावरण में रहते हैं तो वहाँ की क्लाइमेट जो जलवायु होती है उस जीव पर ऐसा इफेक्ट प्रभाव डालती है जिससे कि उसके रंग रूप खान पान में सब बदलाव आ जाते हैं और थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं, भले ही वो जीव चाहे एक ही जाति का या प्रजाति का क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें भूगोलीय वितरण के तौर पर क्या पता लगता है, उसकी जानकारी पता लगती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइस कि अगर हमें किसी जीव का जब नामकरण करना है यानी कि वैज्ञानिक तौर पर, तो उसके लिए वर्गीकरण में कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, किसी भी जीव का भी अगर नामकरण करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, चलिए देखते हैं फिर आगे। तो सबसे पहला जो एक प्रणाली होती है, सिस्टम होता है नामकरण करने के लिए, वो होता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विनाम पद्धति। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है, किसी भी जीव का नामकरण करना है, वैज्ञानिक नाम रखना है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। ये जो सिस्टम पद्धति दी थी, ये कौन से वैज्ञानिक ने दी थी, इट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनियस इन 1751, यानी कि कैरोलस लिनियस जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के पिता भी कहलाते हैं, उन्होंने ही इस सिस्टम को बताया था कि 1751 ईस्वी में इन्होंने ये बताया। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इन्होंने कुछ पॉइंट बताए कि हम किसी भी जीव का जब वैज्ञानिक नाम रखते हैं तो उनके लिए हम किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं, पॉइंट पर नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट है कि वंश पहले आता है। ठीक है, किसी भी जीव का जब वैज्ञानिक नाम लिया जाता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका वंश आता है यानी कि जीनस, और दूसरा उसकी जाति आती है, स्पीसीज। ठीक है, तो किसी भी जीव का जब नाम लिखते हैं तो उसके लिए उसका पहला वंश पहला आता है और जो जाति होती है वो वंश के बाद आती है। ठीक है, जैसे कि जो ह्यूमन का, मानव का जो नाम होता है वो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। जो होमो है वो तो वंश है। ठीक है, और जो सैपियंस जो शब्द बोलते हैं हम, वो जाति होती है जो बाद में आती है, होमो के बाद हम बोलते हैं फिर सैपियंस। ठीक, तीसरा है कि नाम जीवों से संबंधित होना चाहिए। अगर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि होमो सेपियंस, यानी कि होमो का मीन्स भी बताया था और सेपियंस का मीन्स भी बताया था। अगर हमने किसी जीव का नाम जो उसका रख रहे हैं वैज्ञानिक नाम, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उससे मैच होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपना ऐसी बना के रख दिया जाता है किसी भी जीव का नाम, उसके लिए कुछ उसके पीछे कुछ वजह भी होनी चाहिए, रीज़न कि उसका नाम वही क्यों रखा जाएगा। ठीक है, उसके पीछे उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होना वो ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको होमो का भी मीन्स बताया था और सैपियंस का भी मीन्स बताया था, मतलब क्यों है इसका कि हमने होमो सैपियंस ही क्यों रखा मानव का नाम। ठीक, तो नाम जो है वैज्ञानिक नाम से हमें उस जीव की काफ़ी इन्फॉर्मेशन का पता चलता है, जानकारी का, इसलिए उसका वैज्ञानिक नाम इस तरीके का होना चाहिए जीव का, जिससे कि उसके नाम से ही उसके बारे में थोड़ी बहुत हमें इन्फॉर्मेशन जानकारी मिले। ठीक है, तो नाम जीवों से संबंधित होना चाहिए। ठीक, फोर्थ पॉइंट है कि वंश नाम जो है वो बड़े अल्फ़ाबेट अक्षर में होना चाहिए, यानी कि अगर मानव का नाम हम होमो यानी कि जो वंश नाम लिख रहे हैं होमो, तो उसके सारे लेटर क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, यानी कि सारे अक्षर बड़ी ABCD में यानी कि बड़े अल्फ़ाबेट अक्षर में होने चाहिए। जो जाति लिखते हैं हम वंश के बाद, फिर होमो के बाद सैपियंस लिख रहे थे, तो सैपियंस के जितने भी लेटर होंगे सारे अक्षर जाति के क्या होंगे, छोटे अल्फ़ाबेट यानी कि छोटे ABCD के अक्षर में होने चाहिए। ठीक, इसके बाद है जो कि हम जाति नाम लिखते हैं स्पीसीज़ नेम, तो वो जो स्पीसीज़ के जितने भी लेटर होंगे, ये इंग्लिश के हमने सैपियंस, मानव का होमो तो वंश था, हम सैपियंस लिखते हैं, जो जाति लिखते हैं उसकी, वो सारे लेटर क्या होने चाहिए, इटैलिक यानी कि तिरछे, थोड़े से तिरछे होने चाहिए इटैलिक में। ठीक है, दूसरी बात कि सारे लेटर क्या होने चाहिए, स्पीसीज़ के वंश के सारे लेटर अक्षर क्या होने चाहिए, बड़े, जबकि जाति के जितने भी अक्षर होंगे वो सारे स्मॉल में लिखे जाएंगे। ठीक है, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा, सारे स्मॉल होंगे।
ऑल स्पीसीज़ नेम लिखने के बाद पहली बात, स्पीसीज़ जाति का नाम छोटे अक्षरों में होना चाहिए और इटैलिक होना चाहिए, और तीसरी बात है कि उसके नीचे अंडरलाइन भी होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातों का ध्यान रखना है। और जो वंश नेम है वो कैपिटल बड़े अक्षरों में होना चाहिए। ठीक, तो इतनी बातें हैं जो कैरोलस लीनियस ने पॉइंट बताया कि एक वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए हमें इन बातों को फॉलो करना चाहिए। ठीक, तभी उसका वैज्ञानिक नाम एक सही ढंग से रखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि त्रिनाम पद्धति। ये सिस्टम किसने वैज्ञानिक ने दिया था? इट इज़ गिवन बाय लेमार्क। ये जो प्रणाली थी त्रिनाम पद्धति, ये किसने दी थी? लेमार्क ने। उन्होंने बताया कि किसी जीव का वैज्ञानिक नाम रखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, जानवर, उनका अगर हम वैज्ञानिक नाम रखते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स। ओके, कौन कौन से? इट हैज़ 3 पार्ट्स। फर्स्ट, पहला भाग है जीनस यानी कि वंश, दूसरा भाग है स्पीसीज़ यानी कि जाति, और तीसरा भाग है सब स्पीसीज़ यानी कि उसकी उपजाति। ठीक है, तो इस तरह 3 नाम होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि भारतीय कौवा, जो भारत के जितने भी कौवे होते हैं, ठीक है, उनका वैज्ञानिक नाम देखें हम, भारत के इंडियन क्रो जो होते हैं, वैज्ञानिक नाम होगा कोर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, यानी कि जो कोर्वस है वो तो जीनस हो गया, और जो स्प्लेंडेंस है वो स्पीसीज़ हो गई, और जो स्प्लेंडेंस फिर एक बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे ये सब, तो ये सब स्पीसीज़ कहलाएगी। ठीक है, तो जो हमने कौवे का वैज्ञानिक नाम लिखा हो उसमें तो उसके 3 भागों में डिवाइड करके लिखा है उसके नाम को, कोर्वस स्प्लेंडेंस। जैसे मानव का भी जो नाम होता है, त्रिनाम पद्धति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स आ रहे हैं, जबकि द्विनाम पद्धति जो होती है इसमें 2 पार्ट्स आएंगे। यानी कि किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो खाली दो ही चीज़ें लिखेंगे, एक तो उसका वंश यानी कि जीनस, और दूसरा उसकी जाति। ठीक है, 2 पार्ट्स होंगे ओनली, जबकि यहाँ पर त्रिनाम पद्धति में 3 पार्ट्स होंगे, वंश और दूसरा जाति और तीसरा उपजाति। ठीक है, इस तरीके से हम 3 पार्ट्स लेकर चलते हैं। ओके गाइस, तो आगे अब हम बात करते हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जंतु, उनके वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला जो वैज्ञानिक नाम है वो मानव का है। ठीक है, मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो सैपियंस होता है। होमो उसका वंश है यानी कि जीनस, और जो सैपियंस है वो उसकी स्पीसीज़ हो गई। ठीक, आगे आप देख सकते हैं कि मेंढक है यानी कि जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं इंग्लिश में। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राना टिग्रीना, जिसको आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, राना टिग्रीना। इसके बाद है कैट यानी कि बिल्ली। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होगा फेलिस डोमेस्टिका। ठीक, फिर है डॉग। डॉग का जो वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। ठीक, उसके बाद है काऊ यानी कि गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम होगा वॉस इंडिका। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। फिर है कोबरा। कोबरा का वैज्ञानिक नाम होता है नाजा। उसके बाद है कबूतर पीजन। पीजन का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा कोलिम्बा लिविया। ठीक है, उसके बाद है मंकी यानी कि बंदर, उसका नाम होता है मकाका मोलाटा। ये कुछ साइंटिफिक एनिमल्स के नेम थे। तो आगे अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम, यानी कि कुछ प्लांट्स हैं, कुछ पौधे हैं जिनके हम वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करेंगे कि उनके वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्लांट है हमारा, पहला पौधा है मटर का पौधा, जिसको हम पी प्लांट भी बोलते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सैटाइवम, जिसको आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, पाइसम सैटाइवम। ठीक है, तो पाइसम जो है, इसमें ये जो नेम है, ये जो वैज्ञानिक नाम है, ये द्विनाम पद्धति वाला है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट देख सकते हैं आप। जो पाइसम सैटाइवम जो वैज्ञानिक नाम है मटर का, उसमें जो पहला ये पार्ट है ये तो कहलाता है पाइसम, यानी कि इसको ये तो वंश है यानी कि जीनस। ठीक है, और जो सैटाइवम है वो स्पीसीज़ है। ठीक, यानी कि सैटाइवम ये स्पीसीज़ नेम है, ये जीनस नेम है, ये वंश नाम है, ये जाति नाम है। ठीक है, उसके बाद प्याज है, अनियन। प्याज का जो वैज्ञानिक नाम है वो एलियम सेपा। ठीक है, एलियम सेपा। आम यानी कि मैंगो, इसका जो नेम होगा वैज्ञानिक वो क्या होगा? मेजिफेरा इंडिका। उसके बाद है गेहूँ, व्हीट, इसका नाम है ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, उसके बाद है मेज, मक्का, इसका नाम है जी मेज। जी वंश नाम है, मेज जाति। ठीक है, स्पीसीज नेम। राइस, जो चावल या धान कहते हैं, उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ओराइजा सैटाइवा। ठीक है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। ओके, वेसिल यानी कि तुलसी, तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है ओसिमम टेनीफ्लोरम। ओके,
नेक्स्ट है रोज़ यानी कि गुलाब, गुलाब का वैज्ञानिक नाम होता है रोज़ा इंडिका। उसके बाद है मस्टर्ड यानी कि सरसों, सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है। सो गाइस, तो अब हम आगे कुछ संस्थाएं हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी संस्था है ICVN, इसका मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, C माने कोड, B माने बॉटनिकल, N माने नोमेनक्लेचर, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब है कि इस धरती के जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब का जो एक वैज्ञानिक साइंटिफिक जो नाम रखा जाता है, जो पूरे यूनिवर्स पूरे संसार में चलेगा। तो यह अचानक से कोई नई प्रजाति अगर सर्वे करने के दौरान भारत का या किसी भी कंट्री का सर्वे किया जाए, उस दौरान अगर कोई नई स्पीसीज़ या प्रजाति मिलती है प्लांट की, तो उसका भी नाम रखना ज़रूरी है साइंटिफिक। तो उसके लिए कुछ संस्थाएं हैं होती हैं जो नाम रखने का काम करती हैं। ठीक है। तो इसमें एक संस्था है ICVN नाम से। इसका काम जो होता है वो वनस्पति हों, कोई भी प्लांट्स, पादप या कवक, ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीलहरी शैवाल, इन सब का नाम जो रखा जाता है वो इसी संस्था द्वारा रखा जाता है। इसका मतलब होता है वनस्पति नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड। जो वनस्पति जो होते हैं उनका जो नामकरण किया जाता है वनस्पतियों का, उनका एक अंतर्राष्ट्रीय कोड दिया जाता है उन्हें। ठीक है। इस तरीके से जो नेक्स्ट हमारी संस्था है इंस्टीट्यूट ICNCP, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी कि खेतों में जो उगाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, जो इनका व्यावसायिक या कॉमर्शियल तौर पर उगाया जाता है ताकि मानव के लिए भोजन के लिए उन पौधों से भोजन तैयार किया जा सके, तो ऐसे पौधों के भी नाम रखे जाते हैं। और इन संस्थाओं के इन पौधों के नाम रखने के लिए इनको हम उपज पादप भी कहते हैं। ठीक है। जिनसे ऐसे पादप जिनसे उपज प्राप्त की जा सकती है या, ठीक है, तो ऐसे पादप के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड दिया जाता है। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ऐसे प्लांट्स उपज पादप को नामकरण के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो कोड दिया जाता है वो ICNCP यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी जो संस्था है इंस्टीट्यूट ICZN, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि इस धरती के जितने भी एनिमल्स हैं, जंतु हैं, ठीक है, तो उन सब का जो नामकरण किया जाता है साइंटिफिक वैज्ञानिक जो नाम रखा जाएगा, जो हर पूरे संसार में या यूनिवर्स में माना जाएगा, तो उसको नामकरण को रखने का जो जिम्मा होता है वो इस संस्था का होता है ICZN का, जिसके लिए जंतु के नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोड दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है ICNV यानी कि इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जितने भी माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं उनको नामकरण किया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय कोड दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोड देने के लिए ऐसे बैक्टीरिया को के लिए ICNV इंस्टीट्यूट ये संस्था होती है। ठीक। उसके बाद है ICZV यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इसका मतलब ये हुआ कि विषाणु के वर्गीकरण के लिए, विषाणु जो होता है वायरस, उनके वर्गीकरण पर जो अंतर्राष्ट्रीय एक समिति होती है इंटरनेशनल कमिटी, दैट इज जो जितने भी वायरस होते हैं या कोई नया वायरस पनपता है तो उसका एक नामकरण किया जाता है विषाणु का, और उसका जो नामकरण किया जाएगा जो एक यूनिवर्स होता है जो हर जगह चलता है नाम वो, तो उसके लिए जो संस्था होती है वो ICZV होती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये संस्थाएं होती हैं जो सभी संस्थाओं का अपना अलग अलग काम होता है। अगर प्लांट्स का नाम रखने वाली संस्था अलग होती है, वायरस का नाम रखने वाली संस्थाएं अलग होती हैं और नामकरण करते हैं ये सब। और अगर कोई इनकी नई प्रजाति मिलती है वायरस की या बैक्टीरिया की या प्लांट्स की या एनिमल्स की, तो उनका भी नाम ये अपने बायनोमियल द्विनाम पद्धति या त्रिनाम पद्धति के रूल्स को फॉलो करते हुए नामकरण करते हैं, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट चलता है। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, नाइस मीटिंग यू।